हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। दोस्तों, आज से हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री में शुरुआत करने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? तो देखो, जब से हम लोगों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया था, उससे पहले के पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं। अब सवाल ये उठता है, जो आखिरकार इतना पीछे जाके पढ़ने की क्या जरूरत है? तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इससे हमें ये पता चलेगा जो आखिरकार हम लोग थे कौन और हम लोग कहाँ से आए थे। और ये हमें आज के डेट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट सेट करके देगा, जो आखिरकार हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की। तो सबसे पहले समझते हैं जो हिस्ट्री होता क्या है। तो देखो, हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि आप पास्ट में के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन क्रोनोलॉजिकली चीजों को अरेंज करते हुए पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस कहाँ से आ रहे हैं? तो देखो, हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे। उन लोगों ने हमारे लिए रिटन रिकॉर्ड्स छोड़ रखे थे और ये हमारे लिए एविडेंस का काम कर रहे थे। ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग आर्कियोलॉजी का सहारा लेंगे। अब आर्कियोलॉजी के बेसिस पे हम लोग चीज़ों को एक्सकेवेट यानी कि खोद कर बाहर निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका स्टडी करेंगे और फिर बताएंगे जो ये लोग ऑर्डर में कहाँ पे फॉल हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी में कहाँ पे फॉल हो रहे हैं। अब इस क्रोनोलॉजी को हम लोग एक टाइमलाइन पे डालेंगे, जिसको कहते हैं BC AD सिस्टम। अब ये BC AD सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं जो आलिया भट्ट बड़ी हैं या फिर कीर्ति सेनन बड़ी हैं, तो आलिया भट्ट ने जन्म लिया था 1990 में, कीर्ति सेनन ने लिया था 1993 में। इस बेसिस पे आप ये कहोगे जो आलिया भट्ट जो हैं वो पहले जन्म ली थी और ये बड़ी हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो आपको ये बताना है जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और गौतम बुद्ध कब मरे थे, यहाँ पे दोनों डेट दिए गए हैं। तो फिर अगर आपको BC AD का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता चलेगा जो आदमी पहले जन्म लेगा और फिर बाद में मरेगा, तो जो डेट सबसे पहले आएगी वही होगा जन्म का डेट, और जो बाद में आएगी वो होगा डेथ का डेट। लेकिन अगर आपको BC AD का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो चलिए आपको बता दें, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BCE में और इनकी मृत्यु हुई थी 483 BCE में। ये कैसे हुआ? तो इसको हम लोग BC AD सिस्टम में समझेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जो विकिपीडिया पे ये मेंशन्ड है, जो गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु अनसर्टेन है। कहने का मतलब जो एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। इन्होंने मेंशन कर रखा है 563 BCE या फिर 480 BCE, और यहाँ पे C डॉट लगा रखा है। C डॉट का मतलब होता है सरका। सरका का मतलब ये हुआ जो ये एक अप्रॉक्स नंबर है। ठीक है। और एक और बात बता दें, जो NCERT में 560 BCE दे रखा है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, इसी टाइमलाइन पे ही। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टाइमलाइन, यानी कि BC AD सिस्टम ये होता क्या है। देखो, ये जो बंदा है ना, इसका नाम है डायनोसियस एक्सोसियस। इन्होंने ही इस सिस्टम को ईजाद किया था, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गलती पे बाद में आते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये टाइमलाइन होता क्या है। तो देखो, इनके हिसाब से ये था, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद के पीरियड को हम लोग कहेंगे इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि इटालियन में एनो डोमिनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AD। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाले पीरियड को हम लोग कहेंगे BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। इन्होंने जीसस क्राइस्ट के जन्म को बताया है AD 1, यानी कि AD 1 के बाद जो भी चीजें होंगी वो आपको इस तरीके से सीक्वेंसली आएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कोई भी चीजें अगर फॉल होती हैं तो वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से कितने दिन पहले फॉल हो रही हैं, वो कितने ईयर पहले फॉल हो रही हैं, वो ऐसे कैलकुलेट होगा जैसे 5 BC, उसके बाद आएगा 4 BC, उसके बाद आएगा 3 BC, फिर 2 BC, फिर 1 BC और फिर AD 1। कोई कोई टाइमलाइन में आपको दिखाने के लिए जीरो मेंशन होता है, जो कि गलत टाइमलाइन है। जीरो आपको कभी कोई ईयर नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये AD और BC टर्म से नाराजगी थी। क्यों नाराजगी थी? तो वो कहते थे जो हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग कोई धर्म को एक यूनिवर्सल सिस्टम में क्यों डालें। उनका कहना जायज था, तो इनके लिए बनाया गया CE, जो कि था AD ही, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। तो कभी भी आप AD की जगह CE देख लो तो समझ जाओ एक ही बात है। ठीक है। सिमिलरली BC का था BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो जहां पे BC की जगह BCE देख लो तो समझ जाओ एक ही बात है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको आलिया भट्ट का और कीर्ति सेनन का एग्जाम्पल दिया था। आपने ये देखा, जो आलिया भट्ट 1990 में पैदा ली थी और कीर्ति सेनन जो थी वो 1993 में पैदा ली थी, और इस तरीके से आलिया भट्ट जो थी वो बड़ी थी। लेकिन अगर नाम में 1990 BC और 1993 BC लिखा होता, तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे 1993 BC है
कीर्ति सेनन का बर्थ डेट, और 1990 आलिया भट्ट का डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर बीसी है तो फिर आलिया भट्ट छोटी हो जाएंगी और कीर्ति सेनन बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको बस समझना है, जो डायरेक्शन इस तरीके का ही होगा, ठीक है। अब समझते हैं जो इस भाई साहब ने मिस्टेक क्या की थी। तो इन्होंने जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ लिया था, इनके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 एडी, यही रेफरेंस पॉइंट था। लेकिन इनको कुछ हिस्टोरियंस ने बताया, जो भाई साहब अगर मैं आपके ही टाइमलाइन के हिसाब से चलूं, फिर भी जीसस क्राइस्ट जो है वो 1 एडी में पैदा नहीं ले रहे हैं। तो इस सिस्टम के हिसाब से भी वो अराउंड 47 बीसी को पैदा ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा अब तो भारी मिस्टेक हो गया, लेकिन चीज़ें जैसी थी वैसी की रह गई। आज भी हम लोग यही टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईयर्स बिफोर ईयर 1 एडी। एनो डोमिनी इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि ईयर आफ्टर 1 एडी, ठीक है। उसके बाद बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ये एक सेकुलर टर्म है बीसी का, बिफोर क्राइस्ट का। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ये भी सेकुलर टर्म है एनो डोमिनी एडी का। और डेकेड का मतलब होता है 10 साल। 1990 से लेके 1999 के पीरियड को हम लोग एक डेकेड मानते हैं, ठीक है, 10 साल। सेंचुरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, इतना तो सबको पता है, लेकिन काउंट कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं जो 20th सेंचुरी है, तो इसका मतलब ये होगा जो ये आदमी बात कर रहा है 1901 से लेके 2000 के बीच के पीरियड का, ठीक है। अगर मोदी जी आपको ये कहते हैं जो हम 21वीं सदी में आके, तो 21वीं सदी का मतलब ये हुआ जो मोदी जी बात कर रहे हैं सन 2000 से लेके 2100 तक, ठीक है। सिमिलरली मिलेनियम जो होता है वो 1000 सालों का होता है, ठीक है। 2001 से लेके 3000 के पीरियड को हम लोग थर्ड मिलेनियम से डिनोट करेंगे। सरका, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग सरका में काउंट करते हैं। जो भी डेट हमें नहीं मालूम होता है वहां पे हम लोग सरका का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरका 300 बीसी। एक और कॉन्सेप्ट है बिफोर प्रेजेंट का, जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये टर्म आपको आर्कियोलॉजी में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। मान लो एक फॉसिल मिला, अब इस फॉसिल का डेट आपको पता करना है, आप एक साइंटिस्ट हो, तो इसके लिए आप एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जिंदगी भर कार्बन को ऑब्जर्व करता है, और लेकिन जब वो मर जाता है तो उसमें से कार्बन का डिके होने लगता है। तो ये जो डिके होता है वो किस तरीके से होता है, उसके टाइमलाइन को कैलकुलेट करके वो लोग ये पता लगाते हैं जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल का, मैटर का पीरियड क्या था, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। ये इजाद हुआ था 1950 में। और कभी भी अगर आपने देख लिया जो ये फॉसिल 2000 बीपी में मिला था, तो ये मत समझना जो ये आज की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1950 से पहले की, यानी कि बिफोर प्रेजेंट का जो बेस ईयर है वो है 1950। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। यानी कि इफ अ फॉसिल इज सेड टू बी 5000 बीपी, इट मींस दैट 5000 इयर्स बिफोर 1950, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है मिलियन ईयर्स अगो। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, टाइमलाइन को इतने अच्छे से समझ लिया, एक और चीज समझ लो, MYA, इसका मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो। अब इसका यूजेस कहाँ है वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले अब थोड़ा सा हिस्टोरियंस के कन्वेंशन को समझते हैं। जो अगर हिस्ट्री को पढ़ना होगा तो हम लोग एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लेकिन ये कन्वेंशन आया कहाँ से? देखो, हिस्टोरियंस ने अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, आपकी सुविधा नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 डिवीजन बनाए, ठीक है। देखो, 700 सीई कॉमन एरा, ठीक है, से पहले जो भी चीजें हुई इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में काउंट करेंगे। और इसी का लेक्चर अभी आपके सामने चल रहा है ना। इसके बाद 700 सी के से स्टार्ट हो जाता है मेडाइवल हिस्ट्री, जो कि 1750 तक चलता है। अब 700 सी में ऐसा क्या होता है, तो मुस्लिम इन्वेजन होता है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ठीक है, उमेदियन एम्पायर से आए थे, कमांडर थे। 712 एडी में उन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। और ये एक तरीके का बहुत बड़ा हिस्टोरिक पीरियड था, एक तरीके का माइलस्टोन था, एक तरीके का वाटरशेड मोमेंट था, ठीक है। और तब से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में इसको काउंट करते हैं, ठीक है। 750 सी से लेके अब तक
मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होता है। 750 में क्या होता है, तो 750 नहीं 1757 में होता है बैटल ऑफ पलासी, यानी कि पलासी का युद्ध, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक है, उन्होंने ही हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत का झंडा गाड़ा था, जिनके बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा हिस्ट्री को एक और नज़रिए से समझते हैं। देखो, शुरुआत में मैंने आपको बताया हिस्ट्री जो होता है उसमें रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, और जो भी टेक्स्ट्स हमें पुराने ज़माने के मिले होते हैं उनको डिसाइफर किया जाता है, मतलब उनको अच्छे से देखा जाता है, चीज़ों को समझा जाता है, उसको उसकी मीनिंग को निकाला जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग, जिसके बेसिस पे हम लोग क्रोनोलॉजी को डिफाइन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौर्यन एम्पायर में आपने सुना होगा अशोका जो थे, ठीक है, उनके इंस्क्रिप्शन मिला करते थे, और उनके इंस्क्रिप्शन के आधार पे हम लोग अशोका के बारे में चीज़ों को समझते थे, है ना। लेकिन जब चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, ठीक है, या फिर कोई चीज़ें डिसाइफर नहीं की जाती थी, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि नो राइटिंग। ठीक है, और उस बेसिस तब हमारे पास पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजी ही एक मेथड होता था। ठीक है, और कब की बात हो रही है, जैसे स्टोन एज पीरियड के समय में, जैसा कि हम लोगों ने बताया, जो आदि मानव जो थे, ठीक है, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, जो अपनी हिस्ट्री लिख के जाएंगे, जो भाई साहब तुम लोग बाद में पढ़ लेना जो चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, तो इन्होंने जो भी चीज़ें की, जैसे कुछ स्टोन्स वगैरह को टूल्स बनाया, अब उस टूल्स को हम लोग बाहर निकाल के, ज़मीन खोद के बाहर निकाला, कहीं पे मिल गया, ठीक है, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, मतलब स्टडी किया, और पता किया जो ये किस पीरियड को बिलोंग करता है। ये सारी की सारी चीज़ें प्री हिस्टोरी में काउंट होती हैं। लेकिन एक और चीज़ होता है जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रांजिशन फेज है। इसका मतलब ये हुआ, जो एक तरीके का पीरियड जहाँ पे कुछ रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो थे, लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी तक हम लोगों ने डिसाइफर नहीं किया है, या फिर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें प्रोटो हिस्ट्री में काउंट होंगे। तो प्री हिस्ट्री नो रिटन रिकॉर्ड्स, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक कल्चर्स, जिनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हिस्टोरिक पीरियड जो होता है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टोन एज की। यहाँ पे जो आपने देखा, जो कि प्री हिस्ट्री का पार्ट है, देखो स्टोन एज जो टर्म है ना, यहाँ पे ये है प्री हिस्ट्री का पार्ट। और ये जो प्री हिस्टोरिक कैटेगराइजेशन है, उन्होंने किसने किया था, तो जॉन ल्यूबॉक ने किया था। एक व्यक्ति हैं जिन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बनते आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, स्टोन एज को स्टोन के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पे, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है यहाँ पे, स्टोन जो है उसका किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन था, उसके बेसिस पे इन्होंने 3 पीरियड बनाए। एक था पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, और तीसरा नियोलिथिक। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोन टूल्स थे, इसीलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। मीसो का मतलब होता है मिडिल, ये स्टोन एज यानी लिथिक। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रांजिशन फेज था। और नियोलिथिक और नियो स्टोन एज, ठीक है, जो न्यू स्टोन्स पे बेस्ड था। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये आपसे पूछ देंगे जो नियोलिथिक टर्म किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन ल्यूबॉक ने। ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक किसने टर्म दिया था, तो जॉन ल्यूबॉक ने। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब पैलियोलिथिक पीरियड को समझने से पहले आपको कुछ चीजें और समझनी होगी। आपको अर्थ के बारे में समझना होगा, आखिरकार हमारा अर्थ कितना पुराना है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना होगा। ठीक है, देखो हमारा अर्थ कितना पुराना है, तो हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो होता है 4600 MYA। जैसा कि मैंने आपको टाइमलाइन में बताया, MYA भी आपको याद रखना है, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इस समय में 4600 मिलियन ईयर्स अगो में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। और ये बहुतों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर स्टेट PCS एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, तो देखो अभी चल रहा है सेनोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स। इसमें से पीरियड कौन सा है, तो क्वाटरनरी पीरियड्स। ठीक है, एपॉक्स या फिर एज कौन सा चल रहा है, तो अभी चल रहा है होलोसीन, इससे पहले था प्लिस्टोसीन। ठीक है, कब की बात हो रही है, होलोसीन तो अभी चल रहा है, इससे पहले प्लिस्टोसीन था। देखो प्लिस्टोसीन जो था उसमें आइस एज था, यानी कि पूरी पृथ्वी पे बर्फ जमी हुई थी। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस जो थे उसी समय आ चुके थे पृथ्वी पे। ठीक है, उनका एवोल्यूशन हो चुका था। ठीक है,
और होलोसीन जो पीरियड है वहाँ पे आइस एज खत्म हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमंस जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है, ठीक है, जिसमें प्लिस्टोसीन आइस एज और होलोसीन यानी कि पोस्ट आइस एज, ठीक है। अब ये आइस एज कब खत्म हो रहा है, तो 12,000 BC में खत्म हो रहा है, ठीक है, और अभी जो पीरियड चल रहा है वो होलोसीन पीरियड ही चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इस टाइमलाइन को देखोगे तो आप एक चीज गौर करोगे, जो यहाँ पे 10,000 पे मिसोलिथिक है। देखो ये जो आपको टाइमलाइन दिख रहा है ना, ये हर बुक्स में वैरी है। एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है, एसएससी एग्जामिनेशन कुछ और मानती है, ठीक है, और उसके बाद इग्नू में कुछ और लिखा हुआ है, और ये लगभग हर स्टडी मटेरियल्स में अलग अलग ही मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी है बस, ठीक है। तो आप एक चीज़ गौर करोगे, जो पैलियोलिथिक पीरियड है ना वो अक्सर आइस एज में ही गुजर जाता है, ठीक है, और एक तरीके का ट्रांजिशन मीसोलिथिक पीरियड में होता है, और फिर हम लोग नियोलिथिक पे जंप करते हैं, ठीक है, और नियोलिथिक के बाद एक तरीके से सिविलाइजेशन आता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो पीरियड्स जो हैं वो ओवरलैपिंग इन नेचर हैं, तो कोई फिक्स चीज़ें नहीं हैं, तो सिर्फ आप चीज़ों को समझने पे ध्यान देना, कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये तो चीज़ हम लोगों ने समझा, जो पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो अक्सर आइस एज में ही गुजर जाता है, यानी कि पृथ्वी पे पूरी की पूरी बर्फ जमी थी, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बाद आइस एज के बाद ह्यूमन का एवोल्यूशन शुरू होता है, ह्यूमन जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और इस चीज़ को समझने के लिए आपको ह्यूमन के एवोल्यूशन को भी समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड समझो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है सदर्न, SUTHERN, ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है सदर्न, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पिथिकस का मतलब होता है एप, यानी कि सदर्न एप, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब होता है सदर्न एप। तो ये जो था ये हमारा कम पूर्वज था, एप्स का ज्यादा पूर्वज था, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये जो आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो थे आपको एफ्रेनेसिस, अब थे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सम्मान दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो पूर्वज ही थे ना, ठीक है। तो ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलते थे, ठीक है, और इन्हें पहला होमोनिड माना गया था, ठीक है, और यही कारण है अफ्रीका को क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, ठीक है। कब की बात हो रही है, तो 6 मिलियन ईयर्स अगो की, ठीक है। उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस। अब इनकी पहचान ये थी, ठीक है, जो ये टूल मेकर थे, ये टूल्स बनाते थे, ठीक है। पहली बात ये, अब ये देख रहे होगे जो ये पैरों पे चल रहे हैं, और ये हाथ जो है, ठीक है, ये फ्री हैंड हो गया है। फ्री हैंड तो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ही हो गया था, लेकिन होमो हैबिलिस जो था वो टूल्स भी बना लेता था, ठीक है। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही सीधी है, और ये बहुत ही कमाल का बंदा है, ये पूरा विश्व नाप के बैठा हुआ है। यही कारण है जो भी इसके ये स्कल्स वगैरह मिले हैं वो आपको अफ्रीका, चाइना, साउथ एशिया, सदर्न एशिया सभी जगह मिले, ठीक है। काम क्या था इनका, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना था, और ऐसा कहा जाता है जो ये होमो इरेक्टस जो थे इसी समय में इन्होंने फायर का इजाद कर लिया था। क्यों ना कर लिया हो, आप खुद सोचो, हाथ में, इससे पहले वाले जनरेशन के हाथ में पत्थर था, पत्थर पे पत्थर टकराएगा तो आग तो मिलेगा ही, है ना। तो इन्होंने आग का इजाद जो था वो हमारे यहाँ बहुत पहले ही हो गया था, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। तो होमो इरेक्टस जो थे वो फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज थे जिन्होंने फायर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ होमो निएंडरथैलेनेसिस, ठीक है, ये बीच का बंदा है, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद होमो सेपियंस, होमो सेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, ठीक है, जिसे हम लोग मॉडर्न ह्यूमंस भी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे, तो हमारे भारत में लोग कहाँ कहाँ से आए, तो इसके लिए आपको समझने के लिए रेशियल डाइवर्सिटी समझना होगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो अफ्रीका जो था, ठीक है, जैसा कि वो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड था, वहीं से सबसे पहले निग्रिटोज जो थे वो हमारे यहाँ आए, फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो अंडमान निकोबार में जो जरावाज जो है ना वो निग्रिटोज हैं, ठीक है, इथोपिया से ये चल के आए थे, और इसके अलावा ये साउथ इंडिया में भी आके सेटल हो गए। उसके बाद आए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स।
अब ये जो आप मैप में देख रहे हो, ये जो बेल्ट है ना, ये ट्राइबल बेल्ट है। अब यहाँ पे संथाल, भील, मुंडा, जितने भी ट्राइबल्स होते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट है। ये थे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, ठीक है। और इनका नोज देखो किस तरीके का था, बहुत ही चौड़ा नोज था, इस तरीके का नोज है इनका, ठीक है। ये अगर आंखें हैं तो इस तरीके से इनका चौड़ा नाक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाइड नाक है। उसके बाद मोंगोलाइट्स, नॉर्थ ईस्ट में मोंगोलाइट्स आए, ठीक है, और आपको लद्दाख वाले रीजन में भी मोंगोलाइट्स आए, ठीक है। और इनका फेशियल फीचर ये है, जो आंखें छोटी छोटी हैं, है ना, हेयर्स काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, आंखें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। उसके बाद द्रविडियंस आए, ऐसा कहा जाता था ये लोग मेडिटेरेनियन से चल के आए थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो द्रविडियंस जो थे उनके द्वारा सेटलमेंट में यूज़ किया गया, ठीक है। और ऐसा कहा जाता था जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो थे उसके कंट्रीब्यूटर द्रविडियंस ही माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आए आर्यन, जो कि कॉकसॉइड्स इनको कहा जाता है, टर्की के आसपास जो कॉकस माउंटेन है कहा जाता है, वहाँ से आए हैं। अब आर्यन कहाँ कहाँ से आए हैं, इनकी थ्योरी अलग अलग भी है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था जो आर्टिक रीजन से आए थे आर्यंस चल के, ठीक है। ये बेसिकली वैदिक पीपल थे, ठीक है। ये अपने साथ संस्कृत लेके आए, वैदिक कल्चर लेके आए। कब आए, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आए, यानी कि 1500 BCE में आए। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इनके चेहरे की बनावट देखो, तो ये ओवल शेप इनका चेहरा है, ठीक है। नीग्रोइड जो है ये इनका राउंड फेस है, ठीक है, कर्ली हेयर्स है, ठीक है। मंगोलॉइड्स जो थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेटल हुए, ठीक है, इनकी आंखें छोटी छोटी हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रोलॉइड जो है, इनकी नाक जो है वो काफ़ी चौड़ी सी थी। तो ये आपने रेशियल डाइवर्सिटी भी पढ़ लिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जो आखिरकार हमारे यहाँ प्री हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कैसे पता चला जब भाई साहब हमारे यहाँ कुछ लोग आके भी रहते थे। एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये अपने गार्डन में काम कर रहे थे। कहाँ पे, तो पलावरम। कहाँ पे है ये, तो चेन्नई में है, ठीक है। और इनके पैर से टकरा जाता है ये एक तरीके का एक्स, जिसको हैंड एक्स कहते हैं, ठीक है। और उसी समय इनको पता चलता है जो ये पुराने ज़माने में जब लोग हुआ करते थे वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल करते थे। ये एक तरीके का हैंड एक्स है, यानी कि टूल है। और इस तरीके से हमारे यहाँ प्री हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ स्टोन एज इन इंडिया कहा जाता है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा नेमोनिक्स बनाया है जो आपको ज़िंदगी भर याद रखने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये व्यक्ति जो है, इनके पैर में चोट लग जाती है। पैर में चोट लगना, ब्रूस फुट यानी कि पैर में चोट लगना, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, इससे आप याद कर लेना, ठीक है। तो जो हैंड एक्स से चोट लगती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्लावरम और अत्रिमपक्कम एक और एरिया है जो कि ओल्डेस्ट इंडियन साइट है। यहाँ पे क्लेवर मिलता है, ये क्लेवर टूल है और ये हैंड एक्स टूल है। दोनों पैलियोलिथिक एज में बिलोंग करते हैं के टूल्स हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पैलियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। तो देखो पैलियोलिथिक एज जो है ना, पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, है ना। इसमें क्या होता है, जो इस तरीके से स्टोन्स का यूज होता है और जैसे जैसे स्टोन्स का टूल्स की तरह यूजेस जो होता है वो सुधरता जाता है, मतलब और भी रिफाइंड होता चला जाता है। उस बेसिस पे इसका 3 फेज बनाया गया है। कौन कौन, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। देखो पैलियोलिथिक लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, कच्चा मीट खाते थे और केव्स में रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। टूल्स कौन सा यूज करते थे, तो चॉपर, इस चीज से चॉप करते थे। ये हैंड एक्स है, ठीक है, यही टकराया था उनके पैर से, रॉबर्ट ब्रूस फुट के, और क्लेवर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन्हीं सब के बेसिस पे सवाल बनता है, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोन टूल्स जो यूज़ होते थे ना, वो बेसिकली क्वाजाइट स्टोन से यूज़ होते थे। यही कारण है जो पैलियोलिथिक जो पीपल होते थे उनको क्वाजाइट मेन भी कहते थे, ठीक है। अब ये जो क्वाजाइट टूल से होता था वो काफ़ी हार्ड होता था, ठीक है। अब ये जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था, इसी समय में होमो इरेक्टस जो भी हम लोगों ने देखा उसका फॉसिल मिलता है हथनौरा में। हथनौरा कहाँ पे है, तो एमपी में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी समय में सोहन कल्चर भी डेवलप होता है। अब सोहन वैली जो है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये कल्चर डेवलप होता है, इसलिए इसको सोहन कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी कल्चर जहाँ पे डेवलप होता है, पहली बार जहाँ पे डेवलप होता है उसी का नाम उस पर पड़ जाता है। तो यहाँ पे सोहन वैली में पहली बार ये कल्चर डेवलप हुआ जहाँ पे चॉपर, चॉपिंग और पेबल कल्चर
का इस्तेमाल होता था, ठीक है, मतलब इस कल्चर को चॉपर, चॉपिंग और पेबल कल्चर भी कहते थे, ठीक है। और सिमिलरली साउथ इंडिया में मद्रासियन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पे हैंड एक्स कल्चर का इस्तेमाल होता था। मतलब बेसिकली सोहन कल्चर में चॉपर, चॉपिंग, पेबल का इस्तेमाल होता था और साउथ इंडिया में हैंड एक्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। बात कर लेते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की। यहाँ पे ये जो पत्थर थे, अब इसकी फ्लेकिंग स्टार्ट की जाती है, उसको और तोड़ा जाता है। अब इससे ब्लेड, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। निएंडरथाल मैन जो थे इसी पीरियड में देखे गए थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, जिसमें फ्लेक और ब्लेड कल्चर इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा, पहले क्वाजाइट टूल, ठीक है, उसके बाद इसकी फ्लेकिंग होती है, उसके बाद उससे ब्लेड बनाए जाते हैं, थोड़ा सा टूल्स रिफाइन होता है, फिर और भी रिफाइन हो जाता है, फ्लेक एंड ब्लेड कल्चर आ जाता है। और इसी समय में होमोसेपियंस जो मॉडर्न मैन जो होते हैं ना, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं, ठीक है, मतलब इनका इमरजेंस होता है। और इस समय में फ्लिंट टूल्स का इस्तेमाल होता है, आइस एज का एंड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे पीरियड देख सकते हैं, ठीक है। और ये लोग धीरे धीरे केव्स और रॉक शेल्टर में अपनी जगह बनाना शुरू कर लेते हैं। इसका एपिक एग्जाम्पल है भीम बेट का, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अब जरा एचुलियन इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। फ्रेंच वर्ड है, एक व्यक्ति थे सेंट एचुलियस, ठीक है। उनका काम क्या था, जो इस तरीके से स्टोन्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते थे ये, और ये पहला स्टैंडर्डाइज्ड स्टोन टूल मेकिंग ट्रेडिशन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं एचुलियन इंडस्ट्री किससे लेना, मतलब किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होमो इरेक्टस और अर्ली होमो सेपियंस के द्वारा जो टूल्स यूज किया गया था, उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल मेकिंग ट्रेडिशन था, उसको हम लोग एचुलियन इंडस्ट्री कहते हैं। दोस्तों जब मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया था, तो ये भी बताया था जो इस समय में होमो इरेक्टस फॉसिल मिलता है हथनौरा में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है। बाद में पता चलता है जो ये होमो इरेक्टस पीरियड का नहीं था, ये आर्काइक होमो सेपियंस स्कल था, ठीक है। यानी कि होमो इरेक्टस और उसके बाद होमो सेपियंस, इसके बीच का ये स्कल था, ठीक है, जिसे नर्मदा मैन स्कल भी कहते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। किन ने ढूंढा था, तो 1982 में अरुण सोनाकिया ने इसको ढूंढा था। और आपको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म कर दी है। जो इनको पहली बार जब स्कल मिला था, तो इनको लगा था कहीं ये सोने का तो नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपको बस कहीं ये सोने का तो नहीं है सो से याद कर लेना है, अरुण सोनाकिया, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनसे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नर्मदा मैन से सवाल पूछे जाते हैं और अरुण सोनाकिया से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो शिवालिक हिल्स, इंडिया पाकिस्तान रेंज में आपको रेमेपिथेकस और शिवापिथेकस के होमोनिड्स फीचर्स वाले फॉसिल्स मिले हैं। और ये जो पिथेकस आप वर्ड देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ इट्स मोर ऑफ एन एप लाइक rather देन ह्यूमन लाइक। लेकिन जब बात होगी ह्यूमन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा वैली का, नर्मदा मैन का स्कल, जो कि एक तरीके से रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी कह लो आप इसको, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो पक्षी देख रहे हो इसका नाम है ऑस्ट्रिच, और ये पहले हमारे इंडिया में पाया जाता था। कब की बात है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में पहली बार पाटने महाराष्ट्र में, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक साइट है ये, पाटने पाटने महाराष्ट्र, वहां पे इसके एगशेल्स बीड्स देखने को मिले, ठीक है। और इसके अलावा ये लेटेस्ट न्यूज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जून 25, 2024 प्रकाशम, ठीक है, ये भी आपको पैलियोलिथिक साइट है, वहाँ भी देखने को मिला। तो इससे ये एक चीज़ पता चलता है, जो ये एक तरीके से मेगा फौना का एक्सटिंक्शन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। बस आपको यहाँ ये याद रखना है, जो पाटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स मिले थे, ठीक है। अब भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं अलग से एक स्लाइड बना बना के डील कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया था 2023 में। एक व्यक्ति थे वीएस वकानकर, ठीक है। ये जा रहे थे ट्रेन से जब जा रहे थे, तो इन्होंने आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल मध्य प्रदेश में ये इस तरीके का साइट देखा, और यहाँ पे ये इस तरीके की पेंटिंग्स इन्हें देखने को मिली, ठीक है। कहाँ पे, तो ये विंध्या रेंज का पार्ट है, ठीक है। और इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट सामने आया, जहाँ पे आपको रॉक आर्ट भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको याद करवाने के लिए शकीरा का वक्का वक्का करते हुए दिखाया गया है। मतलब जब यहाँ पे वीएस वकानकर पहुंचे थे, तो इन्होंने देखा जो शकीरा वक्का वक्का कर रही हैं यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ। बस आपको वीएस वकानकर याद कराने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए,
अब कुछ पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछेंगे जो कौन सा लोअर पैलियोलिथिक साइट है, कौन सा मिडिल पैलियोलिथिक साइट है, कौन सा अपर पैलियोलिथिक साइट है, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है जो इसमें से पैलियोलिथिक साइट कौन सा है। यहाँ पे मैंने डिमार्केशन तो दे रखा है, यहाँ पे मैप भी दे रखा है, बस लेकिन आप एक बार पढ़ लो जिसमें से कौन सा पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, जैसे होन्सागी जो कर्नाटका का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अतीरापक्कम ओल्डेस्ट साइट है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा रिवर वैली भीमबेटका आडमगढ़ मध्य प्रदेश का। ठीक है, आडमगढ़ आप मेसोलिथिक साइट में भी देखोगे, है ना। ओवरलैपिंग बहुत सारे हैं। इसके अलावा डीडवाना राजस्थान में। ठीक है, उसका धीरान वैली, पोटवार प्लेट्यू, सांगू केव, लूनी रिवर सिस्टम, चिकड़ी नेवासा महाराष्ट्र, कल्पी। अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो रोहरी हिल्स, चोपानी मांडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बागोर, पैसरा, होरारा, कुरनूल। ठीक है, अब ये सारे के सारे नाम आप एक बार पढ़ लेना काफ़ी है क्योंकि आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं। चलिए कुछ पैलियोलिथिक साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कल्चर इज नोन एज फ्लेक कल्चर। अब यहाँ पे मैं अलग से पैलियोलिथिक साइट के इसलिए कला रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए जो पैलियोलिथिक साइट से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी असिस्टेंट का ये सवाल है, फ्लेक कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है। आपने गौर किया होगा जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो था ना, ये वाला मिडिल पैलियोलिथिक, यहाँ पे फ्लेक टूल्स हैं, इसलिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं। आप एक बार इसको पढ़ लोगे काफ़ी है, उसी से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। पैलियोलिथिक पीपल जो है उनका सबसे बड़ा डिस्कवरी था फायर। क्यों फायर? तो जैसा कि मैंने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में आपको बताया था, जो होमो हैबिलिस जो थे, होमो हैबिलिस, उन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिया था, टूल मेकिंग उनका था। और होमो इरेक्टस जो थे, उनका सबसे बड़ा डिस्कवरी था फायर। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में ही फायर का डिस्कवरी हो जाता। क्यों ना होता? क्योंकि टूल्स पे टूल्स टकराएंगे तो फायर तो निकलेगा ही। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड फैक्ट्री साइट्स वेयर। दोस्तों फैक्ट्री साइट्स किसको बुलाया जाता है? तो फैक्ट्री साइट्स वो होते हैं जहाँ पे पत्थर मिलते थे, लोग जहाँ पे औजार बनाते थे, उसको फैक्ट्री साइट्स बुलाया जाता था। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। अगला सवाल है, इसमें से आपको बताना है जो पैलियोलिथिक साइट कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा हुंसागी कर्नाटका में, ये है पैलियोलिथिक साइट। इमाम गांव, चिरांद, महनगढ़, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन पैलियोलिथिक साइट नहीं है। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैच द पैलियोलिथिक साइट्स इन द अर्लीस्ट पीपल ऑफ द एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम दीज साइट्स। कुरनूल में मिला था ट्रेसेस ऑफ ऐश, आगे पढ़ेंगे। भीमबेटका जो है, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिले थे। उसके बाद होंगसी जो था कर्नाटका में, ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स था। और पाटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच एग शेल्स मिले थे। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज? क्या था? खेती तो उस समय में डेवलप ही नहीं हुआ था, है ना। एनिमल डोमेस्टिकेटिंग भी उस समय में स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ये मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉटरी मेकिंग नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। एग्रीकल्चर भी नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हंटिंग जो था ये था आपका पैलियोलिथिक पीपल का काम। ठीक है, which Paleolithic site has yielded evidence of a set of animal footprints along with the Acheulean tools? ठीक है, बात यहां पे दोस्तों हो रही है अतीरापक्कम तमिलनाडु की। ठीक है, यहीं पे आपको एनिमल फुटप्रिंट्स और एचुलियन टूल्स मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको एचुलियन टर्म्स बताया था क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवालों के रूप में अक्सर दिख जाते हैं। द पैलियोलिथिक एज मैन यूजेस अ हार्ड स्टोन, इट इज कॉल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो था वहाँ पे जो टूल्स स्टोन का इस्तेमाल होता था वो था क्वार्ट्जाइट, और इसी कारण से इन लोगों को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते थे। ठीक है, द राइट आंसर इज क्वार्ट्जाइट। द टाइम पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज इज। दोस्तों टाइम पीरियड से अक्सर अच्छा खासा विवाद रहता है, हर जगह आपको टाइम पीरियड अलग अलग रहता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, टाइम पीरियड देखो, 1 लाख टू 30,000 BC नहीं, 30,000 टू 10,000 BC बिल्कुल नहीं। ठीक है, लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है ना। फिर 20 लाख टू 10,000 BC ये भी नहीं, ये है 5 लाख टू 10,000 BC, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। चलिए मेसोलिथिक पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो मेसोलिथिक पीरियड में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने को है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक साइट का एक तरीके से इंटरमीडिएट फेज था। ठीक है,
आपको मैंने जॉन ल्यूबेक के बारे में बताया था, जिन्होंने टर्म दिया था आपको पेलियोलिथिक और नियोलिथिक। उसके बीच में मीजोलिथिक के बारे में नहीं बनाया गया था, ये कन्वेंशन के हिसाब से मीजोलिथिक ऐड हुआ है, ठीक है। बिलोंग्स टू होलोसीन एरा पोस्ट प्लेस्टोसीन, यानी कि 10,000 ईयर्स के बाद, ठीक है। यहाँ पे अब धीरे धीरे लाइफस्टाइल जो है वो हंटिंग से आगे बढ़ के डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सिस्टम भी अब इसमें देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेसोलिथिक पीरियड का ये है, जो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे याद रखोगे? तो DOMESTICATION है ना, तो MES जो है ना, इससे आप मेसोलिथिक याद कर लेना, ठीक है। बस इतना आप याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है। अब होता क्या है ना, जो आइस एज खत्म होता है, क्लाइमेट वार्म होता है, ग्रास लैंड जो होता है वो स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे लोग माइक्रोलिथ्स बनाना शुरू करते हैं, टाइनी टूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो पॉटरी जो है वो बेसिकली नियोलिथिक पीरियड में डेवलप हुई, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब भी पॉटरी दिखे तो आप नियोलिथिक ही कंसिडर करना, ठीक है। लेकिन लागंज गुजरात में और कैमूर मिर्जापुर यूपी में जो है यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। एक्सेप्शन है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर पूछे तो पॉटरी इज फ्रॉम नियोलिथिक साइड। रॉक आर्ट की बात कर लेते हैं, तो ये भी मेसोलिथिक पीरियड से ही डेवलप होने लगा था। तो दो चीज़ हमने समझा, एक तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और दूसरा रॉक आर्ट। तो मेसोलिथिक एरा जो है, यहाँ से रॉक आर्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। पहली बार कहाँ देखने को मिला था? तो एक जगह है सुहागी घाट, कैमूर हिल्स यूपी में। वहाँ पे 150 साइट्स डिस्कवर किए गए, मोर देन 150 साइट्स डिस्कवर किए गए। किसके द्वारा डेवलप किए गए, डिस्कवर किए गए? तो आर्चिबोल्ड कार्लेली, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका में अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा खारवार, जौरा, कथोटिया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और साइट्स हैं, सुंदरगढ़, संबलपुर, ठीक है। उसके बाद इस जो ये जो आपको रॉक आर्ट देखने को मिले, उसमें एनिमल्स जो थे उनका ये लोग डोमिनेट करते थे, और स्नेक जो था उस समय में एब्सेंट था, ठीक है। ये भी कहीं मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बागोर, क्योंकि आप मेसोलिथिक साइट में क्या देख रहे हो? यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देख रहे हो, कहाँ पे ये दिख रहा है आपको? तो ये बागोर में सबसे पहले दिख रहा है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ठीक है। उसके अलावा एडमगढ़, यहाँ भी आपको अर्ली डोमेस्टिकेशन एविडेंस देखने को मिलते हैं। बागौर और एडमगढ़ दोनों याद कर लेना डोमेस्टिकेशन से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सराय नाहर राय, महादहा में है। यहाँ पे बोन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। लार्ज स्केलेटल सीरीज मेसोलिथिक होमिनिड्स का देखने को मिलता है। अब ये जो महादहा है ना, यहाँ पे 3-3 स्कल एक साथ जुड़े हुए मिले थे, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे 3-3 स्कल मिले थे एक पिट में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर नियोलिथिक पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो नियोलिथिक एज जो था ना, इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अक्सर जो भी नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो नियोलिथिक का ही पार्ट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था। लोग जब फार्मिंग करेंगे तो उनको एक जगह पर रहना पड़ेगा, यानी कि सेटलमेंट की भी शुरुआत हो चुकी थी। लोग अब सेटल होने लग गए थे, ठीक है। इसके अलावा कैटल डोमेस्टिकेशन तो ऑलरेडी मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो ही गया था, ठीक है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जो है ये टर्म दिया गया था गॉर्डन चिल्डे के द्वारा, बस आपको दिमाग में एक बार रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फूड गैदरिंग से निकल के फूड प्रोडक्शन की ओर मूव कर जाते हैं। रागी उगाते हैं, हॉर्स ग्राम जिसको कुल्थी कुल्थी का दाल होता है, आपने सुना होगा, वो हम लोगों ने उपजाना शुरू कर दिया, ठीक है। कैटल, शीप, गोट्स, कहने का मतलब इस समय में पत्थर का इस्तेमाल तो हो रहा था, लेकिन पत्थर का अब अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, बहुत ही एडवांस्ड मेथड में इसका इस्तेमाल होता जा रहा था, ठीक है। और न्यूलिथिक पीरियड जो था वो एक तरीके से न्यूलिथिक रिवोल्यूशन था। पत्थर जो थे वो पॉलिश्ड थे, ठीक है। और नॉन क्वाजाइट, क्वाजाइट बहुत ही हार्ड पत्थर होता है, अब हम लोग सॉफ्ट पत्थर का इस्तेमाल करने लग गए थे, छोटे छोटे इसका टूल्स बना रहे थे। पॉटरी की शुरुआत भी न्यूलिथिक पीरियड से ही शुरू हुई, ठीक है। अब कौन से साइट पे हुई? चौपानी मांडो, हम लोग आगे बताएंगे, पहली बार जहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। देखो पॉटर्स व्हील जैसे ही आया ना, ठीक है, वो एक तरीके से पॉटरी में क्रांति लेके आ गई थी, ठीक है। सेटलमेंट की बात करें तो अब मड रीड हाउसेस देखने को मिल गया था, मतलब कहने का मतलब ऐसे पत्तों से घर बनाते थे, इसमें मड का लेप चढ़ाते थे, ठीक है, और इस तरीके से घर बनना शुरू हो गया था। बोट मेकिंग, स्पिनिंग, वीविंग सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, और इसके बाद विलेज कम्युनिटीज़ भी देखने को मिलना शुरू हो गया था। अब ये जो विलेज कम्युनिटी है वो एक तरीके से चालकोलिथिक पीरियड का ट्रांजिशन माना जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे
ये जो आप देख रहे हो ये एक तरीके का एक्स है, ठीक है, जो कि न्यूलिथिक पीरियड का है, जिसको हम लोग सेल्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछते हैं। अब ये जो सेल्ट है वो पहचान है न्यूलिथिक पीरियड का। अब कहीं भी सेल्ट मिला होगा तो इससे ये समझ में आया होगा जो ये न्यूलिथिक पीरियड का है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक पीरियड के साइट्स, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, ठीक है। कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है। कब की बात है? तो 7000 BCE। और 7000 BCE भी आपको याद कर लेना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। पहली बार कॉटन यहीं से आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा अर्ली फार्मिंग का भी एविडेंस यहीं पे देखने को मिला। एविडेंसेस ऑफ हाउसेज एंड सेटलमेंट्स भी पहली बार मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ आपका पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो हरियाणा में एक जगह है भीराना, ठीक है। यही आपका अर्ली न्यूलिथिक साइट है इंडिया का, फार्मिंग आउटसाइड मेहनगढ़, यहाँ पे देखने को मिलता है। कोल्डीवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश बेलन वैली। महागढ़ कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश बेलन वैली। चौपानी मांडो कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश बेलन वैली। तीनों बेलन वैली के हैं, ठीक है। कोल्डीवा में आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। महागढ़ में आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है और एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। चौपानी मांडो में सबसे पहली बार पॉटरी के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। इसके बाद बुर्जा होम कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके के पिट ड्वेलिंग्स? तो इस तरीके के पिट ड्वेलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे पिट हाउसेज जो होते थे उसमें लोग रहते थे और उसके नीचे ही अपने पूर्वजों को दफना देते थे, मतलब जो मर जाते थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। और जो ह्यूमन डॉग ब्यूरियल्स जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। अब ऐसा कहा जाता था जो ये लोग पुराने पिछले जन्म में मानते थे, तो ये चाहते थे जो इस जन्म में जो एनिमल इनका साथ दे रहा है यानी कि कुत्ता, वो अगले जन्म में भी, इनके पिछले जन्म में भी, इस जो अगला जो जन्म होगा उसमें भी इनका साथ निभाए, ठीक है। इसके अलावा गुफकराल, इसको केव ऑफ पॉटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ भी पिट डेलिंग्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दाओजेलिंग हेडिंग कहाँ पे है? तो आसाम में है, नॉर्दर्न काचर हिल्स में है। यहाँ पे कॉर्ड मार्क पॉटरी, देखो ये जो पॉटरी होती है ना, इस तरीके से इस तरीके से रफ वे में कॉर्ड धागा से निशान बनाते थे, डिजाइन बनाते थे, ठीक है। इसको कॉर्ड मार्क पॉटरी कहते हैं। ये दाजोली हेडिंग में मिला था और पहली बार जेडाइट स्टोन यहीं पे देखने को मिला है। कहाँ पे है ये साइट? वो देख लो, ये है दाजोली हेडिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार में आ जाओ, चिरांड। चिरांड जो है यहाँ पे एंटलर्स जो होते हैं ना, एंटलर्स मतलब जो हिरन की प्रजाति होती है, उनके बोन से टूल बनाया गया था। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। कोल्डीवा महागढ़ जो है वो आपको बेलन वैली में है, यूपी में। और बेलन वैली में क्या हमें देखने को मिला था? तो हमें देखने को मिला था राइस, राइस कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। बागौर राजस्थान, ठीक है। अर्ली डोमेस्टिकेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं इस चीज को, ठीक है। बागौर और एडमगढ़ दोनों इंपॉर्टेंट है जब डोमेस्टिकेशन की बात आएगी। उसके अलावा मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, टेक्लाकोटा, संगनकुल्लू सारे कर्नाटका में है। यहाँ पे ऐश माउंट कल्चर फॉलो होता था, ठीक है। और कैटल हर्डिंग देखने को मिलता था। इसका मतलब ये हुआ, जो मान लो जो शेफर्ड जो थे ना, मान लो शेफर्ड कम्युनिटी के लोग होंगे, वो भेड़ बकरियां चराने के लिए आगे बढ़ते थे और फिर ठंड में ये लोग टीले पे आग जला के उसको तापा करते थे, मतलब गर्मी में ताप लेते थे, ठीक है इसको। और जब यहाँ से ऐश माउंट बच जाता था ना, इसी को हम लोग ऐश माउंट कल्चर कहते हैं। हल्लूर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइस एंड मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में पहली बार मिलेट कल्टीवेशन ही हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद उंटूर तेलंगाना, यहाँ पे भी एश माउंट कल्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा गारो हिल्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछते हैं। दैमाबाद जो है ना, यहाँ पे विलेज कम्युनिटीज देखने को मिलता है। और जब विलेज कम्युनिटीज सामने आता है तो वो धीरे धीरे चालकोलिथिक कल्चर की ओर मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। और जब विलेज कम्युनिटीज होंगी तो फिर कम्युनिटी का चीफ भी होगा, तो धीरे धीरे कल्चर वर्ड आपको देखने को मिलेगा और यही कल्चर वर्ड आगे चल के सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कोडू मनाल,
आदिचनलूर तमिलनाडु में है। मेगालिथिक ब्यूरियल्स अर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मेगालिथिक कल्चर जो है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है ना, जो ब्यूरियल्स को दफनाने के लिए बड़े बड़े टीले ऊपर में डाल दिया करते थे, ठीक है। और ये जो ब्यूरियल्स होता था, इसमें जितने भी जो मरने वाले थे उनके बिलोंगिंग्स होते थे, उसको साथ में रख के उसके ऊपर में बड़े बड़े ये डाल दिए जाते थे, पत्थर डाल दिए जाते थे। तो हमारे भारत में मेगालिथिक कल्चर जो है वो साउथ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए चालकोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। दोस्तों चालकोलिथिक एज को समझने से पहले, चालको का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें और सुधरती चली जाएंगी, रिफाइन होती चली जाएंगी। इस चीज़ को समझने से पहले आप समझो एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम था थॉमसन। इन्होंने थ्री एज सिस्टम डिफाइन किया था। थ्री एज सिस्टम का मतलब ये हुआ, जो एक स्टोन एज था, उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद आयरन एज, ठीक है। स्टोन एज को डिफाइन किया आपको ल्यूबैक ने, ल्यूबैक, जॉन ल्यूबैक। इन्होंने बताया जो पेलियोलिथिक होता है और नियोलिथिक होता है, उसके बीच का एक मीसोलिथिक भी था, ठीक है। लेकिन स्टोन एज के लास्ट फेज यानी न्यूलिथिक फेज, ठीक है, और ब्रॉन्ज एज को मूव करने से पहले बीच में एक तरीके का ट्रांजिशनल फेज देखने को मिलता है, जिसे हम लोग चालकोलिथिक फेज कहते हैं। यहाँ पे कॉपर अराइव हो जाता है और ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाने वाला ये पहला मेटल है, ठीक है। और ये जो चालकोलिथिक एज है वो नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिला था, साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिला था। कारण क्या है, तो ये जो कॉपर माइंस जो थे, ठीक है, जहाँ से हम लोग कॉपर लेके आ रहे हैं, खेतरी माइंस राजस्थान और मलांज खंड मध्य प्रदेश, ये दोनों के दोनों आपको यहीं पे थे, साउथ इंडिया में नहीं थे, ठीक है। और जहाँ पे आपको कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे कल्चर का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है। और यही कल्चर आगे चल के सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। अब ये जो कल्चर है इसमें चीफ भी हुआ करते थे, मतलब कोई चीफ होता था और सबके एडमिनिस्ट्रेटिव वे में या फिर लोग के काम जो थे वो डिफाइन होते चले गए, ठीक है, जो कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में समझेंगे। कॉपर का कहाँ इस्तेमाल होता था, तो देखो टूल्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, इसके अलावा स्टोन का इस्तेमाल तो होता ही था, साथ साथ में होता था, ठीक है। फिर पेंटेड पॉटरी भी देखने को मिलता था, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी इसी समय में देखने को मिलता है। उसके अलावा ओसीपी कल्चर यानी कि ऑर्चे कलर्ड पॉटरी और कॉपर होर्ड्स भी दोनों देखने को मिलते थे। अब ऑर्चे का मतलब क्या हुआ, तो एक तरीके से कलर है, मतलब केसरिया कलर जिसको कहते हैं ना, गेरुआ कलर कह लो आप, उसे हम लोग ऑर्चे कहते हैं। और गेरुआ कलर कैसा होता है, तो सिमिलर टू लाल, ठीक है। और इससे आपको बीबी लाल नाम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बीबी लाल, इन्होंने ही पहली बार इसको डिस्कवर किया था। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछते हैं, आगे भी जब हम लोग सवालों को देखेंगे तो समझेंगे। तो आपने दो चार चीज़ें गौर की होंगी। सबसे पहली बात, चालकोलिथिक एज जो था वो एक तरीके का ट्रांजिशनल फेज था, जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला, साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिला। कॉपर माइंस जो थे वो आपको नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, है ना। इसके अलावा एक तरीके का कल्चर डेवलपमेंट हुआ, देखने को मिला, विलेज कम्युनिटी भी देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स देखने को मिले, मतलब जो भी लोग घर बना के रह रहे हैं उसके आसपास बाड़ा बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिला, तो दैमाबाद, इनाम गांव और नगाड़ा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि पहली बार विलेजेस यहीं पे देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो व्यक्ति, जो लोग रहते थे, उनका ब्यूरियल ओरिएंटेशन भी था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब दफनाते थे तो एक तरीके से दफनाते थे। महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन था, ठीक है, और साउथ इंडिया में आपका ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन था। इंपॉर्टेंट है, सवालों में पूछते हैं, आगे भी हम लोग सवाल जब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कल्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। गानेश्वर राजस्थान, ठीक है, ये जोधपुरा कल्चर से रिलेटेड है, ये रहा इसका साइट। इसके अलावा आहार, बनास वैली राजस्थान, अर्लीस्ट चालकोलिथिक कल्चर है यहाँ पे, ये सबसे पहली बार यहीं देखने को मिला है, इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्याथा कल्चर जो है मध्य प्रदेश में है, प्री हड़प्पन ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मालवा जो है, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ईरान मध्य प्रदेश में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, और यहाँ ब्लैक का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। उसके अलावा दैमाबाद, यहाँ पे ये लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट है डेक्कन का, और जोड़वे
महाराष्ट्र में है। यहाँ पे फोर्टिफाइड विलेजेस और सोशल हेरार्की, जैसा कि मैंने आपको बताया, चीफ अब आने शुरू हो गए थे। ठीक है, एक तरीके का हेरार्की भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों की ओर चलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, एक साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड करके आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे मूव करेंगे। ठीक है, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, अनाज की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? न्यूलिथिक एज में, जो जैसा कि मैंने आपको बताया ये न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, मेजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था। पैलियोलिथिक एज में, मतलब ओल्ड स्टोन एज जिसको कहते हैं, ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, न्यूलिथिक एज ही था, वो एक तरीके का रिवोल्यूशन क्रिएट करता है, बाकी नहीं, है ना। तो राइट आंसर इज न्यूलिथिक। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी। कहाँ पे? तो हथनौरा में, हथनौरा, है ना। यहाँ पे हमें मिलता है नर्मदा मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने देखा था शिवापेथिकस और रेमेपेथिकस, है ना। जो पेथिकस वर्ड होता है, पेथिकस, वो मोर लाइक एप लाइक होता है, मतलब कहने का मतलब वो लंगूर की तरफ ज्यादा डोमिनेटिंग था, ह्यूमन की तरफ कम। तो इसीलिए हम लोग शिवालिक की पहाड़ियां नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे नर्मदा वैली, है ना। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, पहली बार जो जिस सीरियल का इस्तेमाल हुआ, मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज क्या था? ठीक है, तो राइट आंसर इज बार्ली। ठीक है, जौ, इसकी खेती सबसे पहले की गई थी, कब? तो 8000 बीसी में। ठीक है, यानी कि वीट और राइस से पहले जौ की खेती बार्ली की जाती थी, ऐसा कहा जाता है। जो ये आपको, ये मान लो इंडिया का मैप है ना, सॉरी फॉर द रॉन्ग मैप, लेकिन आपको समझाने के लिए है बस। तो कहा जाता था जो ये ईरान, यहाँ पे ईरान है, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे ईरान है, ईरान और मेडिटेरियन के समय में यहाँ पे पहले सबसे पहली बार बार्ली की खेती की गई थी और उसके बाद वो इंडिया में आया था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों राइट आंसर इज लाहौर देवा, और यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो लाहौर देवा साइट है उत्तर प्रदेश में, और हाल ही में ये पता किया गया है, डिस्कवर हुआ है, जो अर्लीस्ट एविडेंस यहीं से मिले हैं एग्रीकल्चर के। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लाहौर देवा ऑप्शन नहीं होगा तो आप मेहरगढ़ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान में है, सिंध बलूचिस्तान में है। ठीक है, और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर यहीं पे देखने को मिला था, लेकिन रीसेंट जो खोज हुआ है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश है। तो ये डिपेंड करता है जो लाहौर देवा आपके ऑप्शंस में है या नहीं। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज पूछा जा रहा है, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो राइट आंसर इज मेहरगढ़। ठीक है, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, सबसे प्रारंभिक स्थायी निवास के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? दोस्तों एग्रीकल्चर के प्रमाण तो मिले ही मिले हैं, इसके अलावा सेटलमेंट भी पहली बार मेहरगढ़ सिंध बलूचिस्तान में ही देखने को मिला था। Which among the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? बात यहाँ पे Mesolithic period की हो रही है, बागोर ऑप्शन में होगा, बागोर, है ना। दोस्तों दो साइट आपको याद रखना है, बागौर और इसके अलावा एडमगढ़, आदमगढ़ जिसको आप कह लीजिए, दोनों में आपको मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज? यहाँ पे आपको चालकोलिथिक एज बताना है। कॉपर, चालको का मतलब होता है कॉपर, ताम्र युग, है ना। The cultural remains of the Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which of the following ancient sites? प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? द राइट आंसर इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोन एज से लेके हड़प्पा सिविलाइजेशन तक ये साइट इंपॉर्टेंस में बना हुआ है। जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। एक्सकवेशन ऑफ नवदा टोली वॉज कंडक्टेड बाय SD संकालिया, याद कर लो। ठीक है दोस्तों, VS वकानकर भीमबेटका से रिलेटेड है ना। मेगालिथ्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ को किस रूप में पहचाना गया है? तो दोस्तों मेगालिथ्स जो होते हैं वो होते हैं ब्यूरियल साइट्स। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो पहली बार साउथ इंडिया में देखने को मिलते थे।
Ash Mount is associated with the Neolithic site at। दोस्तों ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है, इसका राइट आंसर इज संगन कोल्लू, कहाँ पे, कर्नाटका में है। इसके अलावा आपको ब्रह्मगिरी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए एश माउंट कल्चर यहाँ भी देखने को मिलता है, संगन कोल्लू में तो देखने को मिलता ही मिलता है। भीमबेटका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपको शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर्स भी होते हैं और रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2003 में ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। वीएस वकानकर वकानकर के द्वारा इसको पहली बार डिस्कवर किया गया। मैंने आपको वक्का वक्का शकीरा का जो गाना है ना, उससे याद कराया है ये चीज़, और आपको याद रखना ही रहना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवालों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। विंध्या रेंज का पार्ट है भीमबेटका, ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है ये। Which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered the prehistoric significance of its rock paintings? वीएस वकानकर, अभी हम लोगों ने देखा है ना। द ऑर्च कलर्ड पॉटरी, यानी कि चालकोलिथिक एज की बात हो रही है, was questioned at, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है यहाँ पे? तो ये आप याद कर लो, ये हस्तिनापुर की बात हो रही है। पहली बार बीबी लाल ने यहीं पे एक्सकेवेट किया था, यहीं पे मिला था ये, ठीक है, हस्तिनापुर में। In the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation. कैसे, कौन सा पोजीशन में? तो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। कौन लोग महाराष्ट्र में इस तरीके की प्रैक्टिस करते थे चालकोलिथिक पीरियड में? तो जोड़वे कल्चर, मैंने आपको बताया होगा, जोड़वे कल्चर के जो लोग थे ना, वो ऐसा करते थे, ठीक है। उनका ऐसा मानना था जो मृत्यु के बाद भी जिंदगी होती है, इसीलिए वो लोग अपने अपनों को घर में क्या करते थे ना, ये जैसे मान लो घर है तो फर्श के नीचे ही दफनाते थे, नॉर्थ साउथ पोजीशन में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और बच्चों को जब दफनाते थे तो उनको घड़े में दफनाते थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्न्स कहते हैं, URNS, ठीक है। तो इस तरीके से घड़े में इसको दफनाते थे। और मान लो एक बच्चे को इस तरीके से दफनाया, दूसरा बच्चा है ना, उसके मुंह में मुंह सटा देते थे, इस तरीके से दफनाते थे। और ये जो घड़ा था ना, वो एक तरीके से कोख, वुम्ब जो होता है ना, उसकी पहचान था। इस तरीके से लोग दफनाते थे। Which of the following sites has yielded skeleton of the dog along with the human skeleton in the burial? ठीक है, तो राइट आंसर इज बुरजा होम। बुरजा होम कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है ना, कश्मीर में है। कौन सा साइट है? तो नियोलिथिक साइट है। ये सारी चीजें पूछती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पहली बार बुरजाहम में किसने ये इसको मतलब एक्सकेवेट किया था? तो एक व्यक्ति थे, हेलमट डी टेरा, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। इसके अलावा एक व्यक्ति थे, थॉमस पैटरसन। इनके हेलमेट डी टेरा के ऊपर में सवाल बनता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें दिखा दूंगा जो इस तरीके से पिट ब्यूरियल है, जिसमें एक कुत्ता लेटा हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो एक्सकेवेट कर रहा है वो हेलमेट पहने हुआ है, और वो टेढ़ा हेलमेट है। इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर दूंगा, नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं करूँ तो याद दिला देना आप। करेक्टली मैच द फॉलोइंग। पैलियोलिथिक एज, बताइए इसमें कौन सा है पैलियोलिथिक एज? मीसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और चालकोलिथिक एज, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा बुरजा होम, ये न्यूलिथिक एज, फटाक से आप इसको मिला दो। देखो पैलियोलिथिक एज का सबसे बड़ा अगर मान लो जगह है, साइट है, तो वो है सोहन वैली, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और मीजोलिथिक एज की बात करें तो भीमबेटका अपर पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक के बीच का हिसाब किताब है ये, ठीक है। उसके बाद चालकोलिथिक एज की बात करें तो बनास वैली, ठीक है। बस हो गया। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कौन थे ये व्यक्ति? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना, वो आपको ब्रिटिश बंगाल इंजीनियर ग्रुप था वहाँ पे, ठीक है, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, उसके ब्रिटिश आर्मी के वो पार्ट थे। और इनको जिम्मेदारी दे दी गई थी आर्कियोलॉजी की। और यही कारण है जो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ भारत में, उसके लिए एक बहुत ही पिवटल रोल अदा किया, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बने। इनके बारे में समझना है तो जब हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे तब देखेंगे। वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? स्टैटिक जीके का सवाल, राइट आंसर इज भोपाल, ठीक है। इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिनके पैर में चोट लग जाती है, ठीक है, वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज, क्या था वो? मतलब वो क्या थे वो व्यक्ति? देखो दोस्तों, वो थे जियोलॉजिस्ट और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, दोनों चीज थे। पॉटरी वाज फर्स्ट ट्रेसेबल, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड की बात हो रही है। विच पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री? ओके, न्यूलिथिक पीरियड। जैसे ही देखो ऐसे ऐसे सवाल, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। कॉटन पहली बार न्यूलिथिक पीरियड में ही देखने को मिला, कहाँ पे? तो मेहनगढ़ में, ठीक है। कब की बात है? तो 7000 साल पहले। 8000 साल पहले खेती शुरू हुई, 7000 पहले कॉटन देखने को मिला। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वाज वेयर ऑस्ट्रिचेस फाउंड इन इंडिया? ठीक है, देखो ऑस्ट्रिचेस पहली बार पाटने महाराष्ट्र में देखने को मिला था, और ये था आपका पैलियोलिथिक साइट, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ मीजोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम डैश ईयर्स टू डैश ईयर्स अगो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया है, और खासकर जब ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हो ना, तो फिर वो दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। तो राइट आंसर इज 10,000 टू 7,000 BC। अ सेल्ट डैश इज अ न्यूलिथिक पीरियड। क्या है सेल्ट? तो सेल्ट एक तरीके का टूल है, ये एक तरीके का हैंड एक्स है। देखो जो पेलियोलिथिक साइड जो थे, वहाँ पे हैंड एक्स जो था वो इस तरीके का था ना, बड़ा सा पत्थर था, लोग इसको इस तरीके से पकड़ के, हाथों से पकड़ के तोड़ते थे। लेकिन ये जो हैंड एक्स था वो बदल के इस तरीके का हो गया, कब? न्यूलिथिक पीरियड में। यही सवाल आपको पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? भारत में पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल कौन सा है? चलो ऑप्शंस देखो। चिरांद, चिरांद में पहली बार बोन टूल्स मिले थे, किसके? तो एंटलर्स के। कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। कौन सा साइट है ये? तो ये है न्यूलिथिक साइट, है ना। बुरजाहोम न्यूलिथिक साइट, हुंसागी पैलियोलिथिक साइट, शायद यही पूछ रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर यही होगा, ठीक है। और मेहनगढ़, ये भी न्यूलिथिक साइट है ना, जिसके बारे में हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे। द थ्री एज सिस्टम किसके द्वारा ये कॉइन किया गया था? तो थॉमसन, ठीक है। देखो कोपेनहेगन म्यूजियम है, वहाँ पे जो भी टूल्स लाए गए ना, उसको क्या किया गया, एक तरीके से कलेक्ट करके उसको डिवाइड कर दिया गया थ्री एज सिस्टम में। किस आधार पे? तो स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन, ठीक है। अब ये जो थ्री एज सिस्टम है थॉमसन के द्वारा, उसको उतना तो नहीं माना जाता है एकेडमिकली, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं सवाल, तो याद रख लेना आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन मिसोलिथिक साइट। कहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। कैसे याद रखना है? तो डोमेस्टिक, मेस है ना, मेस का मतलब मिसोलिथिक। इन मिसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट द एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट, कहाँ पे? तो मैंने आपको दो साइट बताए थे, एक तो आदमगढ़ और दूसरा बागौर, दोनों याद रख लेना। बागौर इज इन राजस्थान। द थ्री ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे देखने को मिला था? तो महादहा में देखने को मिला था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछते हैं। इसी के साथ आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड खत्म होता है, और अब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री की ओर मूव करेंगे, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री, इसका मतलब ये हुआ जो कोई रिटन एविडेंस तो है, लेकिन उसको डिसाइफर अभी तक नहीं किया गया है, मतलब उसको पता नहीं लगाया गया जो आखिरकार क्या लिखा हुआ है। बात यहाँ पे हो रही है हड़प्पन कल्चर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।